नमस्कार, मैं हूं मन्नू और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल विद्युत विज्ञान, जिसमें आज हम बात करेंगे आईटीआई के बारे में एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, एक संपूर्ण परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट आईटीआई। आईटीआई के इस कंप्लीट इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे इन 6 टॉपिक पे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन यानी आईटीआई के बारे में, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यानी आईटीआई के संगठन के बारे में, तीसरा नंबर ऑफ आईटीआई, पूरे भारत में कितने गवर्नमेंट आईटीआई हैं या कितने निजी प्राइवेट आईटीआई हैं उनके बारे में बात करेंगे। चौथा एग्जाम्स यानी आईटीआई से संबंधित होने वाली परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे। पांचवा स्कोप अपॉर्चुनिटी यानी आईटीआई करने के बाद मिलने वाले अवसर, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट ट्रेड यानी आईटीआई में उपलब्ध कितने व्यवसाय हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिचय कराते हैं हम आपको आईटीआई से, जिसका पूर्ण रूप होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अर्थात ऐसे संस्थान या ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पर उद्योगों में उपलब्ध मशीनों एवं उपकरणों से काम लेने के लिए या उसे समझने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसे संस्थान को आईटीआई के नाम से जाना जाता है। यह आईटीआई अपने राष्ट्र के आर्थिक विकास में एक प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो आईटीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी एक खास व्यवसाय के लिए कुशल कारीगर का प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात हमें प्रैक्टिकली नॉलेज इतना दे दिया जाता है कि यदि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना भी निकाल पाएँ तो हम खुद अपने कौशल से अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हम बेरोजगार नहीं रह सकते। अगर हम यही बात किसी ग्रेजुएट युवा की करें जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वह किसी कारणवश उसमें असफल रहता है, तो वह एक शिक्षित बेरोजगार की संज्ञा में आता है जो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके संगठन के बारे में। तो आईटीआई एमएसडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात आईटीआई कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके जो प्रेजेंट ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो हैं माननीय श्री जयंत चौधरी जी, जिन्होंने अपना कार्यभार लगभग 3 माह पहले लगभग 10 जून 2024 को, शायद 10 जून 2024 को अपना कार्यभार संभाला। और उनसे पहले जो माननीय मंत्री जी थे वे थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने लगभग 3 वर्षों तक अपना कार्यभार संभाला था। एमएसडी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य लक्ष्य है, वह है स्किल इंडिया, अर्थात एमएसडी अपने स्किल इंडिया के मिशन को सफल बनाने के लिए, उसे उच्च मानकों तक पहुंचाने के लिए अपने कुछ कार्यात्मक निकाय यानी फंक्शनल बॉडी को भी शामिल किया है, जैसे एनएसडीए, एनएसडीसी, एनएसडीएफ, एनएसटीआई एंड सबसे महत्वपूर्ण डीजीटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डीजीटी के अंतर्गत 4 स्कीम यानी 4 योजनाएं आते हैं। पहला एवीटीएस, दूसरा एटीएस, तीसरा सीआईटीएस एवं चौथा सबसे महत्वपूर्ण सीटीएस, जिसके अंतर्गत अपना ये आईटीआई आता है। इस सब के अलावा डीजीटी का अपना एक सलाहकार निकाय भी है जिसे एडवाइजरी बॉडी कहते हैं, वो है एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे एमएसडी अपने स्किल इंडिया के मिशन को पूरा करने के लिए अपना गाइडलाइन डीजीटी को जारी करता है और डीजीटी अपने सलाहकार निकाय एनसीवीटी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सीटीएस यानी आईटीआई को प्रचालित करता है। ये रहा आईटीआई के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके संगठन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआई की संख्या। वर्तमान समय में लगभग संपूर्ण भारत में 15 से 16 हज़ार आईटीआईज हैं, जिनमें से 3,500 गवर्नमेंट आईटीआईज और बाकी के लगभग 12,000 निजी आईटीआईज हैं। अगर हम इन्हें राज्यों में वरीयता के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट आईटीआई की संख्या महाराष्ट्र में है और सबसे कम गवर्नमेंट आईटीआई की संख्या मणिपुर में है। और यहीं अगर हम निजी आईटीआई की बात करें तो सबसे ज़्यादा निजी आईटीआई, सबसे ज़्यादा प्राइवेट आईटीआई यूपी में है। और ये मिसाल की बात है, अगर हम देखें तो यूपी की जितनी संख्या है निजी आईटीआई की, वह अकेले पूरे संपूर्ण भारत में गवर्नमेंट आईटीआई की संख्या के लगभग बराबर होगी।
यानी अकेले निजी ITI यूपी के जितने हैं संपूर्ण भारत के गवर्नमेंट ITI लगभग दोनों बराबर हैं। ये आंकड़े कुछ वर्ष पुराने होंगे, नए आंकड़ों में बदलाव हुए होंगे, फिर भी राज्यों की जो वरीयता है महाराष्ट्र, मणिपुर और यूपी की, इनमें बदलाव होना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं ITI से संबंधित परीक्षाओं की। तो ITI में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है तथा उसके साथ ही NCVT के द्वारा कंडक्ट कराए गए ITI प्रवेश परीक्षा में बने मेरिट के आधार पर व्यवसाय का चयन एवं उनका नामांकन किया जाता है। यह नामांकन प्रतिवर्ष अगस्त माह में होता है तथा नामांकन के पश्चात चुने गए व्यवसाय का प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष या 2 वर्ष का होता है। प्रशिक्षण के पश्चात प्रति वर्ष NCVT के द्वारा AITT यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिनमें उत्तीर्ण होने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो ITI का सर्टिफिकेट होता है उसे NTC ही कहते हैं। और अगर हम बात करें AITT के एग्ज़ाम पैटर्न की तो ये इस प्रकार हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है प्रैक्टिकल का, वे ऑफलाइन उसके एग्ज़ाम होते हैं, ये 250 अंक के होते हैं। और सेकेंड पेपर है वो थ्योरी के हैं। ये थ्योरी 150 अंक के होते हैं, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के। इस थ्योरी के अंदर लगभग 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक ट्रेड थ्योरी होता है जो 38 नंबर के होते हैं, 2 अंक के होते हैं 76 नंबर के। दूसरा पेपर होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, यानी जिसमें बेसिकली मैथ और साइंस का मिश्रण होता है। इससे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के, यानी 12 मार्क्स इसके। और दूसरा ED होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के, यानी 12 मार्क्स इसके हुए। और इसके अलावा एक आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर के 50 क्वेश्चन, यानी ये कुल क्वेश्चन एक ही पेपर का होता है। CBT एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और ये पेपर एक ही साथ होता है और ये 150 के होते हैं। इसके अलावा इंटरनल एग्ज़ाम भी होता है प्रत्येक कॉलेज में, और उसका जो मार्क्स होता है 200 का होता है, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से दिया जाता है, कॉलेज के द्वारा वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो यदि हम कुल मार्क्स जोड़े तो कुल मार्क्स 600 के होते हैं, जिनमें पास करना, जिनमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है लगभग 60% होता है, मिनिमम 60% ही होता है। 5th नंबर है स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी। यदि ITI करने के बाद मिलने वाले स्कोप या अपॉर्चुनिटी की बात करें तो प्रत्येक प्रशिक्षु को ITI करने के बाद 2 रास्ते मिलते हैं। पहला, अगर वह किसी निजी या सरकारी प्रतिष्ठानों में, किसी उद्योगों में या विदेशों में कार्य करना चाहता है तो ITI करने के बाद उनको DGT का एक दूसरा स्कीम होता है ATS यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसके तहत उसको अप्रेंटिसशिप करना होगा। उसके अलावा अगर कोई प्रशिक्षु चाहता है कि वो किसी ITI निजी या गवर्नमेंट ITI में अगर प्रशिक्षण देना चाहता है, पढ़ाना चाहता है एज ए टीचर, तो उसके लिए उसको दूसरा रास्ता ये है DGT का तीसरा स्कीम CITS, उसके तहत उसको CTI करना होगा जो 1 वर्ष का होता है कोर्स। अगर ये 2 ITI करने के बाद अगर ये 2 कोर्स कोई प्रशिक्षु कर लेता है तो निश्चित रूप से वो बेरोजगार नहीं रह सकता। अगर ये दोनों कोर्स ना भी करे फिर भी वो अपने कौशल से स्वयं का रोजगार शुरू कर सकता है, स्वयं कुछ ना कुछ व्यवसाय अपना खुद का कर सकता है। आगे हम देखते हैं ट्रेड के बारे में, ITI से संबंधित व्यवसाय के बारे में, कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। ITI के अंतर्गत बहुत से स्किल होते हैं जिन्हें हम ट्रेड या व्यवसाय के नाम से जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनों का नॉलेज रखने वाला इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरिंग का नॉलेज रखने वाला वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंसेज का नॉलेज रखने वाला मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मेटल फिटिंग का नॉलेज रखने वाला फिटर हो गया, पाइप फिटिंग का नॉलेज रखने वाला प्लम्बर हो गया, वैसे ही कारपेंटर हो गया, मोल्डर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, DMC ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर। लगभग संपूर्ण भारत में 150 से ज़्यादा आपको ट्रेड या व्यवसाय देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी भी एक पार्टिकुलर कॉलेज की बात करें तो वहाँ 10 से 15 मैक्सिमम 10 से 15 ही आपको व्यवसाय या ट्रेड आपको मिलेंगे, और उनमें से भी मुख्य रूप से सबसे पॉपुलर वही हैं जिनके हमने नाम बताए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर। यही मुख्य रूप से ये आपको व्यवसाय देखने को मिलेंगे। हैं तो 150, लेकिन संपूर्ण भारत में किसी किसी कॉलेज में हैं, किसी कॉलेज में नहीं हैं।
तो ये रहा हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट ITI के बारे में एक संपूर्ण परिचय। फिर मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।